पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, इससे कैसे बनता है और चार्ज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये बताया था कि चार्ज के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया, और थोड़े से डिस्क्रिप्शन हमने चार्ज के बारे में बताए थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं बताने जाऊँगा कि जो चार्ज है वो उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं: एडिटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन ये प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है बताने के लिए। जैसे कि चार्ज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी ऐसा यूनिट कूलाम होती है। साइंटिस्ट से कूलाम जिनकी रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट कूलाम रखी गई। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। ये हमेशा ध्यान रखिए आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन। न्यूमेरिकल्स में बहुत इसकी हेल्प होती है, तो इसकी हेल्प से आप कई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अब आप देखिए जो चार्ज होता है वो जनरली उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। इसका मतलब समझिए, एडिटिव वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है एडिशन, चार्जेस का एडिशन या चार्जेस को ऐड करना। चार्जेस को ऐड करने की प्रॉपर्टी जो है उसको एडिशनल प्रॉपर्टी कहते हैं या एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि ये अपने पास एक बॉक्स या एक अपना स्पेयर है, इसके अभी अनचार्ज है, स्टार्टिंग है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 है। लेकिन मैंने क्या किया, इस स्फीयर को चार्ज करने की कोशिश की। पहले मैंने क्या किया, इस स्फीयर को मान लो 3 माइक्रोकूलम चार्ज किया, तो मैंने क्या देखा कि इसका जो चार्ज था अभी 0 से बढ़ के 3 माइक्रोकूलम हो गया। अगर मैं इस स्फीयर को चार्ज 2 माइक्रोकूलम और दे दूँ तो मैं देखूंगा कि इसका जो चार्ज है वो टोटल चार्ज क्या होगा, 3 + 2 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 माइक्रोकूलम और चार्ज दूँ तो मैं क्या देखूंगा, इसका +1 और हो गया, यानी कि 6 माइक्रोकूलम हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो सारे चार्जेस 1 बाई 1 करके ऐड होते चले जाते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। यानी कि द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कैन बी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ इनसाइड द सिस्टम। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक अपने पास सिस्टम है, इस सिस्टम में छोटे छोटे चार्जेस हैं। एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और Qn है। अब अगर पूछा जाए बताइए सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमारा टोटल चार्ज इसका कैपिटल Q हो गया, और इसका टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जितने भी छोटे छोटे चार्जेस हैं इन सभी चार्जेस को धीरे धीरे आप ऐड कर देंगे। तो जब इन सभी चार्जेस को आप ऐड कर देंगे तो अपना सिस्टम का टोटल चार्ज निकल आएगा। ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब चार्जेस को ऐड करना। किसी भी सिस्टम के सभी चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं सभी के सब एक एल्जेब्रिक सम के तरीके से ऐड होकर वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चार्जेस हमेशा प्लस में हों, अगर चार्ज माइनस में है तो भी ऐड हो सकते हैं। जैसे अगर दो चार्ज हैं, मान लो एक चार्ज -2 है, -2 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज भी -2 माइक्रोकूलम है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको मिलेगा -4 माइक्रोकूलम। और अगर डिफरेंट चार्ज है तो साइन नेगेटिव होने की वजह से सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं, चार्ज ऐड भी हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे एक चार्ज अपने पास में 5 कूलम, दूसरा चार्ज है -2 कूलम, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास 3 कूलम रह जाएगा, 5 - 2। तो चार्ज सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है और चार्ज ऐड भी हो सकता है। तो चार्ज ये प्रॉपर्टी थी। अब मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है देखिए। आपने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला था, जिसमें बताया जाता था नाइदर एनर्जी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट ऑल्सो इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसा ही कुछ प्रॉपर्टी आप लोग चार्ज में पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें भी आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट ऑल्सो इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन कैसे, ऐसा कैसे होता है? देखिए, जैसे आपने केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे कि अगर अपने पास में दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट को देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है जो एलिमेंट, उस एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे वाले के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो चार्ज में जो कंजर्वेशन वर्ड है ये बताता है कि आप चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स को किधर भी ट्रांसफ़र कर लो, चाहे एक बॉडी से दूसरे में कर लो या दूसरे से पहले में कर लो, आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करो तो क्या होगा, बॉडी पर चार्ज प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज जो होगा वो उतना ही कंजर्व ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे अपने पास सोडियम है, अगर ये Cl को एक इलेक्ट्रॉन देता है तो आपको बस आपने पढ़ा होगा कि Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने से। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था उस पर माइनस साइन आ जाता था और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था उस पर प्लस साइन आता था। तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने पर जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसी दूसरे एलिमेंट को दिए, तो जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन गए उसके पास क्या हुआ, प्रोटॉनों से दो इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा हो गए, इसलिए उसके पास -2 हो गया। लेकिन इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि इनके पास प्रोटॉन दो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इस पर क्या हुआ, प्लस आ गया, +2 आ गया। सपोज दैट इसी तरह से क्या होता है कि कोई भी एक सिस्टम हो, कोई भी बॉडी हो, अगर वो अपने अंदर से चार्जेस को निकाल कर दूसरे को देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने की वजह से ही चार्ज जो है चेंज हो सकता है, इसके अलावा चार्ज कंजर्व होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन यानी चार्ज को क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड हो सकता है। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जितने किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे उतना ही चार्ज जो है वो ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि एक सिस्टम ये है, इस सिस्टम को हमें चार्ज करना है। हमने क्या किया, इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया तो चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था, 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुना होता था, इतना चार्ज हो गया। अब मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन डाले तो मैंने क्या देखा, चार्ज जो है वो 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन डाले, 4 इलेक्ट्रॉन डाले, इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन हम डालते रहेंगे उतना उसका चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। अगर हम n इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो टोटल चार्ज होगा
वो n टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, इसमें n इलेक्ट्रॉन डाले, जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो Q इक्वल Ne हो जाएगा। Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q का मतलब चार्ज ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q जो है Q होता है चार्ज ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं Q इक्वल एनी फॉर्मूले के, जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके मैं न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स भी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। जैसे मैंने न्यूमेरिकल लिखा, a sphere contains charge 2 into 10 power minus 7 coulomb. Calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons on a sphere. ठीक है, तो ये स्फीयर है जिसका चार्ज है 2 into 10 power minus 7 कूलम, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं स्फीयर में, यानी कि स्फीयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए, आपके पास में कैपिटल Q की वैल्यू गिवन है 2 into 10 power minus 7 कूलम, जो कि एक स्फीयर का चार्ज है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा गया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। जैसे आप निकालोगे Q इक्वल एनी फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1.6, Q की वैल्यू 2 into 10 पावर माइनस 7, E की वैल्यू 1.6 into 10 पावर माइनस 19 रख के आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 अपॉन 16 10 पावर माइनस 7 into 10 पावर 19। उसके बाद माइनस करेंगे तो हो जाएगा 200 अपॉन 16 into 10 पावर 15 माइनस 7 11। डिवाइड करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताने आपको जा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है a solid sphere contains 100 microcoulomb of charge. A solid sphere contains 100 microcoulomb of charge. Calculate the number of electrons. Calculate the number of electrons. देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज है, जिस पर चार्ज है 100 माइक्रोकूलम का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाइए Q इक्वल एनी, यहाँ से n इक्वल हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू 100 into 10 पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इक्वल 10 पावर माइनस 6 कूलम होता है, अपॉन 1.6 into 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब देखिए n इक्वल हो जाएगा 100 1000 अपॉन 16 पॉइंट हटाएंगे तो माइनस 6 into 10 पावर प्लस 19, तो n इक्वल हुआ
100/60 into 10^13, यानी कि 100/16 into 10^12 14 and 6.25 into 10^14. ये आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार मैं आपको एक कोई सॉलिड स्फीयर के बारे में नहीं बताऊंगा, इस बार मैं आपको केवल एक एलिमेंट को लिखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ उसमें टोटल चार्ज कितने होंगे। इसमें एक क्वेश्चन लिखा, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन एन एलिमेंट ये मैंने क्वेश्चन लिखा कि ये एलिमेंट है, इस पर आपको टोटल चार्ज निकालना है। अब यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिया, केवल इसमें एक एलिमेंट दिया हुआ है जो कि अपना लिथियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं आप कितने दिए हुए हैं, इसमें 3। टोटल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 3 है। फॉर्मूला लगाइए Q = n/3, की जगह रखोगे 1.6 10⁻⁻19, तो आपको मिलेगा टोटल चार्ज 4.8 × 10⁻⁻19 गुना, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। आपको उसमें कुछ इस टाइप क्वेश्चन दिए गए होंगे, जैसे किसी में 7 and 14 करके दिया गया होगा, किसी में 26 80 दिया होगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, है ना। तो जितने भी ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, जिसमें केवल आपको एटॉमिक नंबर को देखना है और एटॉमिक नंबर को देखकर फिर Q का फॉर्मूला लगाकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला कॉन्सेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगला कॉन्सेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है समझिए। इंडक्शन वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि किसी एक चार्ज बॉडी के पास किसी दूसरी बॉडी को जो कि अनचार्ज है उसको अगर आप लेके जाते हो, या अनचार्ज के पास चार्ज को लेके जाते हो, तो चार्ज बॉडी के कारण अनचार्ज जो बॉडी है वो भी धीमे धीमे चार्ज होने लगती है। उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस फिनोमेना को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक रॉड है जो कि पूरी तरीके से अनचार्ज है, और दूसरा मेरे पास एक तार है जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा, या मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ या इसके पास लेके जाऊँ, तो मैं देखूंगा इसमें भी करंट आने लगेगा, यानी इसमें भी चार्ज आने लगेगा। क्यों आने लगा? क्योंकि जैसे ही इस अनचार्ज को इस चार्ज के पास लेके गए तो इस चार्ज के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे और ये भी चार्ज हो गए। देखिए जैसे प्रैक्टिकली ये एक रॉड है अपने पास जो कि चार्ज है, और ये एक रॉड है जो कि अनचार्ज। चार्ज रॉड को अनचार्ज रॉड के पास लेके गए, देखिए क्या होता है। जैसे ही चार्ज अनचार्ज के पास लेके गए तो जो चार्ज रॉड होगी वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को इसमें दे देगी। ये वाला जो पार्ट होगा ये भी कुछ ना कुछ चार्ज होने लगेगा। देखिए मैं स्फीयर बना के बताता हूँ, रॉड को बता ये स्फीयर है। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक रॉड थी ये चार्ज,
ये रॉड में है चार्ज, इस रॉड को मैं इस अनचार्ज स्फीयर के पास लेके गया। ये अनचार्ज स्फीयर क्या करता है, जब इसको इसके पास ले जाते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। या ये कहें कि अनचार्ज जो स्फीयर है ये एक मेटेलिक है और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रॉड इसके इलेक्ट्रॉन्स पर एक अट्रैक्शन फोर्स भी लगा सकती है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगे। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमेना होता है जिसके कारण ये जो चार्ज रॉड है इसकी वजह से ये चार्ज रॉड जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और कब तक चार्ज होती है, तब तक चार्ज होती है जब तक कि दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों पर इक्वल ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। इक्वली चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तब हम लोग कह लेते हैं कि दोनों का चार्ज सेम। देखिए जैसे कि ये वाली रॉड इसके पास लेके गए तो ये वाली जो साइड है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अभी थोड़ी देर तक इस पर चार्ज रहेगा। मैं काम करता हूँ एक बार स्पेयर को लेके आता हूँ उसके पास। अब अगर इन दोनों कॉन्टैक्ट में ले आएगा, ठीक है, तो पास में लेके आता हूँ, इन दोनों को अगर कॉन्टैक्ट में लेके आए तो देखिए क्या होगा, ये स्पेयर ए, ये स्पेयर बी। स्पेयर ए जब रॉड के पास लेके आए थे तो उस पर कुछ चार्ज आया था, इस साइड पर चार्ज हुआ था। दूसरा चार्ज स्पेयर इसके पास लेके गए तो क्या देखा कि जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो फिर इसका कुछ चार्ज इस पर चला जाएगा। जैसे मान लो कि इस पर स्टार्टिंग में चार्ज क्यू था, इसने इसको चार्ज दिया तो क्यू का आधा चार्ज इस पर चला गया और आधा चार्ज इस पर रह गया। अब इसने क्या किया, अपना आधा चार्ज इसको और दे दिया, यानी इसके पास फिर कितना चार्ज बचेगा Q/4 और इसके पास भी चार्ज कितना बचा Q/4। यानी ये जो साइड है ये नेगेटिव होने लगी, ये पॉजिटिव होने लगी। तो कहने का मतलब है कि जब इन दोनों कॉन्टेक्ट में रखा तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे अट्रैक्ट होने लगी, मतलब दोनों तो ये वाली बॉडी इसकी वजह से चार्ज होने लगी। और अगर अब हम इस रॉड को हटा लें, दूसरे केस में अगर हम इस रॉड को हटा दें और दोनों बॉडीज को थोड़ा थोड़ा दूर भी रख लें तो हम क्या देखेंगे कि जो दोनों बॉडीज हैं ये थोड़ी देर तक चार्ज रहेंगी। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर एकदम से चार्ज खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत देर तक ये चार्ज रहेंगी। यानी कि ये साइड थोड़ा नेगेटिव रहेगी, ये साइड थोड़ा पॉजिटिव रहेगी, ये थोड़ा मतलब जो चार्ज है वो इनके अंदर रहेगा और थोड़ी देर बाद जो चार्ज है वो इनके बाद इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करने के बाद। जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा देर तक चार्ज रहेगा तभी इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, तो बिना वो चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये इसमें आप समझ गए होंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का सीधा सा सिंपल एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर एक कोई तार है, उस तार पर अगर आप लोहे का डंडा रख दो तो आप देखोगे कि वो तार में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी या जो उसमें चार्ज फ्लो कर रहा था वो चार्ज आयरन की रोड पर आ जाएगा और आयरन की रोड से आपको भी लग सकता है करंट। तो वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन ही तो एक टाइप है। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब चार्ज का इंड्यूस हो जाना, एक बॉडी से चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चला जाना और तब तक जाना जब तक कि दोनों का बराबर ना हो। ठीक है दोस्तों, अपना इसके लिए मेरे का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। शुक्रिया।